और कॉमन लॉ ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें बेसिकली आपके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट से मुराद ये है कि वहां पे जैसे जैसे लॉ डेवलप होता गया इंग्लैंड के अंदर, तो उन्होंने ये चीज सेटल कर ली कि अगर एक कोर्ट जो है उनकी, वो अगर कोई डिसीजन करती है किसी केस से रिलेटेड, तो उससे आने वाली जो केसेस हैं उसमें भी सेम फैसला किया जाएगा। कॉमन लॉ सिस्टम बेसिकली प्रेसिडेंट होता है कि मिसाल जिस तरह से होती है, या कोई केस लॉ होता है कि ऑलरेडी एक चीज सेटल्ड हो जाती है ना, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं या केस लॉ कहते हैं। तो कॉमन लॉ सिस्टम बेसिकली केस लॉ सिस्टम है जिसके अंदर आपने एक बारी जिस केस का जिस तरह से फैसला कर दिया है, तो उसमें कोशिश यही की जाती है कि वही फैसला दोबारा, अगर सेम नेचर का केस है फिर तो एग्जैक्टली वही फैसला आएगा, लेकिन अगर कोई न्यू प्रोपोजिशन आ गई है तो फिर ऑब्वियसली थिंग्स विल बी डिफरेंट। बट द कॉमन लॉ सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन, यू कैन से, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, ठीक है, कस्टम्स। तो उनसे इवॉल्व होते हुए उन्होंने अपने लीगल सिस्टम के अंदर भी यही चीज इस्टेब्लिश कर दी कि जो हमारी यूजेजेस हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, लीगल प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह से जो चीज चलती आई है वो उसी तरह से चलती रहे, अनटिल अनलेस कि उसके अंदर कोई रिफॉर्म की जरूरत हो। तो कॉमन लॉ सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन केस लॉज और प्रेसिडेंट्स जिसको कहते ओके सर, थैंक यू। सर, ये आपने कहा था ना कि ये प्यूनिटिव और रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स को आप स्टडी कीजिएगा। तो हैं। सर जी। इसमें तो सर इसमें प्यूनिटिव ट्रीटमेंट में तो हम पनिश कर रहे हैं ना क्रिमिनल को, कि वो अपने क्राइम के लिए जो उसने कमिट किया है वो सफर करे, उसको डेटर कर रहे हैं। जबकि रिफॉर्मेटिव में हम उसको जस्ट रिफॉर्म कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर उसका जो क्रिमिनल बिहेवियर है हम उसको ट्रीट करें, ना कि हम जो है क्रिमिनल को। जी बिल्कुल ऐसी। तो सर इतना कॉन्सेप्ट काफी है। किस चीज का, प्यूनिटिव ट्रीटमेंट का? यस सर। अब बेसिकली तो इसमें इतना डिटेल में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, और अगर आएगा भी तो ये आगे सिलेक्टिव उसके साथ ना एक कनेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे आएगा। इस वजह से इसमें इतनी डिटेल है, लेकिन अगर आप इसमें फर्दर इसको स्टडी करना चाहती हैं या इलेबोरेट करना चाहती हैं विद एग्जांपल्स, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। बुक क्रिमिनल लॉ की टू टाइप्स हैं, मिसडिमीनर एंड फेलनी। आपकी स्लाइड में ये डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, किसको फॉलो करें? मुबशरा, बेसिकली इसमें जो मिसडिमीनर और फेलनी है ना, ये दो लार्जर कैटेगरीज हैं क्राइम की, ठीक है। जो मेरी स्लाइड्स में टाइप्स ऑफ क्राइम है, आपने वो वाली को ही मतलब उसको लेके आगे चलना है, बिकॉज वो जो कैटेगरी ऑफ क्राइम्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो आपके सिलेबस से बेसिकली आ रही हैं। ठीक है, जो सीएसएस का सिलेबस है उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, ठीक है, फिर उसके अलावा प्रॉपर्टी क्राइम्स, फिजिकल क्राइम्स, ये सारी चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स हैं जिनको आपको डिफरेंट मेंशन करना चाहिए। जबकि जो मिसडिमीनर्स होते हैं, जो पेटी ऑफेंसेस, छोटे ऑफेंसेस होते हैं, और फेलनीज होती हैं जो कि हिनस लेवल के ऑफेंसेस होते हैं। तो दीज आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। और इन्हीं कैटेगरीज के अंदर वो डिफरेंट जो टाइप्स हैं हमारी स्लाइड्स के अंदर वो भी उसमें कवर होती हैं। आप दोनों किस्म की कैटेगरीज इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये लास्ट हमारा सिर्फ टॉपिक रह गया था, प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि बेसिकली आपने ट्रीटमेंट करनी है उसकी, क्रिमिनल्स, ठीक है, उसको उनको रिफॉर्म करने की कोशिश करना है। तो वो कैसे होगा कि द ह्यूमन सोसाइटी इज अ कोऑपरेटिव एंडेवर सिक्योर्ड बाय कोercion। कि बेसिकली जो ह्यूमन सोसाइटी है, कुछ जो हमारे फिलोसफर्स हैं उनका ये मानना है कि ये कोऑपरेटिव एंडेवर तो है, एक एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे तो है, लेकिन इसके अंदर कोercion का एलिमेंट अगर मिसिंग हो, कि जो थ्रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, ये जो डेटरेंस का एलिमेंट है, अगर वो मिसिंग होगा तो हमारी सोसाइटी के अंदर डिसरप्शन होगी और लॉज की इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होगी। बाय coercion we mean a state where a recognized authority is compelled to punish individual
who contravenes the rules and regulation of a commonwealth। ठीक है, किसी भी कंट्री जो है, कॉमनवेल्थ से मतलब सिर्फ सिंपल ये है जो कॉमन लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लाइक हमारा कंट्री। तो हमारी सोसाइटी का ये प्रिंसिपल है कि देयर इज अ स्टेट हु हैज द अथॉरिटी टू पनिश सम, ठीक है, which is taking its legitimacy from the theory of social contract। There are various theories of punishment which are retributive। ठीक है, ये मैंने theories आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो रही है कि theory of retribution है या retributive, deterrent, reformative और preventive, ये चार theories हैं punishment की। One of the most controversial aspect of legal philosophy concern the justification of specific punishment for particular criminal violation। ठीक है जी। कंट्रोवर्शियल लीगल फिलोसफीज के अंदर डिफरेंट जो है वो कंट्रोवर्सीज जो हैं वो आ जाती हैं, और वो हर लॉ के डिफरेंट स्पेसिफिक पनिशमेंट्स जो दी गई हैं पर्टिकुलर क्राइम्स की वायलेशन के लिए, उसकी जस्टिफिकेशंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं हर केस टू केस में। पनिशमेंट इज रिकग्नाइज्ड फंक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स। with the passage of the time the system of punishment have met with different types of changes and modifications। ठीक, कि जैसा लॉ जो है वो इवॉल्व करता है, इसी तरह से पनिशमेंट का सिस्टम और पनिशमेंट की इम्प्लीमेंटेशन भी वेरी करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। पर्पस इज नॉट ओनली retribution but also to provide a peaceful environment for healthy society। ठीक है जी। जो पनिशमेंट का पर्पस है, इसीलिए डिफरेंट थेरीज हैं, क्योंकि उसका पर्पस सिर्फ रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, बदला लेना, के बिकॉज ही इज गिल्टी दैट इज वाई ही शुड बी पनिश। तो इस कॉन्सेप्ट को के जी उसको उसका सिला मिलना चाहिए, उसको उसकी जजा मिल वो जो है सजा मिलनी चाहिए। तो दिस इज रेट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि रेट्रीब्यूशन का पर्पस जो है, तो जो पनिशमेंट का पर्पस है वो सिर्फ बदला लेना या जो है वो रेट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि सोसाइटी के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट और हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना भी है। Most widely believed concept that punishment must be given to delinquents। Concept of punishment is dominated by two main approaches, deterrence theories and retributive theories। ठीक है, मेनली जो चार theories हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा dominant theories हैं वो एक deterrence theory है और दूसरी retribution से related। Contemporary writers advocate to adopt some compromise between these two approaches। ठीक है जी। आजकल के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि रेट्रीब्यूशन और डेटरेंस को जो है वो एक तरह साथ लेके चलें ताकि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा हो जाए। डेटरेंस theories work on a consequential model explaining and justifying punishment on the basis of its contribution to some other independent good। ठीक है, डेटरेंस थ्योरी का पर्पस क्या है कि वो कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करती है कि व्हाट के ये अगर हम पनिशमेंट देंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा कि लोग जो आने वाले फ्यूचर में जो क्राइम कमिट होना है वो इससे कम हो जाएगा एज अ कॉन्सिक्वेंस। क्यों? क्योंकि लोग डेटर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उससे उससे डर जाएंगे कि जी सजा होती है। सच एज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर और ऑटोनॉमी, वेलफेयर एंड क्राइम प्रिवेंशन, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो इससे डेटरेंस थ्योरी से अचीव होते हैं। फिर उसके बाद जो थ्योरी आपकी रिहेबिलिटेशन से रिलेट करती है, तो पनिशमेंट का एक पर्पज ये भी होता है कि हम उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको वापस रिफॉर्म करें। The concept of rehabilitation rests on the assumption that the criminal behavior is caused by some factor। अब इसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि ठीक है एक बंदा गिल्टी है बट द क्रिमिनल बिहेवियर was because of some certain situations which were beyond the control of that person। ठीक है, तो अगर आप उन situations को, उन circumstances को ठीक कर देंगे, बेहतर बना देंगे, तो that criminal can be rehabilitated, his behavior can be reformed। This perspective does not deny that people make choice to break the law, but it does assert that these choices are not a matter of pure free will। ठीक है, अब ये जो है वो उस क्लासिकल थ्योरी से आगे की बात करती है रिहेबिलिटेटिव थ्योरी, कि इट इज नॉट, जो क्रिमिनल बिहेवियर है इट इज नॉट प्योरली बिकॉज ऑफ द फ्री विल, बट द फ्री विल इज somehow being
structured by the social, environmental, biological, psychological issues. ठीक है, there can be many change things which can shape the free will of that person. Instead, the decision to commit a crime is held to be determined or at least heavily influenced by personal social surrounding, psychological development, or biological makeup. The rehabilitation model makes sense only if the criminal behavior is caused and not merely a free willed और rational choice. ठीक है जी, ये rehabilitation process जो है, ये theory it makes sense because फ्री विल की बात नहीं होती और बहुत सारी चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. करेक्शनल रिहेबिलिटेशन शेयर्स द सेम लॉजिक. Causes are to be uncovered and treatments are to be individualized. This is why rehabilitation is also referred as treatment. ठीक है, रिहेबिलिटेशन को ट्रीटमेंट के तौर पे क्यों रेफर किया जाता है? क्योंकि इसमें वो कॉजेज को, जो कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जो उसको ट्रीट करने का मैकेनिज्म है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, उसके अंदर एंटर करेंगे. ठीक है जी, ये हमारा जो है सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया. हम अभी आगे जो है वो सेक्शन 3 की तरफ चलते. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इन द मीनवाइल. अच्छा, बाकी जी जनरली हमारे पास जो है ना वो 6 क्लासेस हैं हमारी जो रिमेनिंग. आज जो है वो जो क्लास है इंक्लूडिंग दिस क्लास, इसके अलावा 5 और क्लासेस होंगी. एक फ्राइडे को शायद हमारी डबल क्लास होगी, अभी तक सिलेबस में उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन वो क्लास जो है वो डबल क्लास होगी हमारी फ्राइडे वाली, क्योंकि तभी हमारी 6 क्लासेस पूरी होती हैं और इसी वीक में हम इसको सिलेबस को कंप्लीट करेंगे. हमारी कोशिश यही होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो शायद इतनी जल्दी इतना रहता है अभी तो नहीं जी. 2 सेक्शंस रहते हैं, वो दोनों इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे आज. और 6 लेक्चर्स हैं हमारे पास, उसमें कंप्लीट होगी. अच्छा जी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है सेक्शन 3 के अंदर. ठीक है, टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और लीगल एथिकल गाइडलाइंस हैं इन्वेस्टिगेटर के रिलेटेड और इंटरनेशनल पुलिसिंग या ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली सेक्शन 3 जो है आपका, इट इज ऑल टुगेदर रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, टेक्निक्स कौन सी होंगी, लीगल एथिक्स क्या है और इंटरनेशनली किस तरह से काम होता है. नाउ व्हाट इज इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? मैंने आपको एक शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि बेसिकली जो लीगल डेफिनेशन है इन्वेस्टिगेशन की, दैट इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस. ठीक है, कि यू कलेक्ट एविडेंस टू ईदर टू वेरीफाई सम फैक्ट्स. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है. इंफॉर्मेशन किसकी? किसी क्राइम की कमिट होने की इंफॉर्मेशन मिलती है कि दैट अ सर्टेन क्राइम हैज बीन कमिटेड इन सर्टेन लोकेलिटी इन दिस मैनर. ठीक है, और फिर उस इन्वेस्टिगेशन, और वो हो सकता है वो जो इंफॉर्मेशन हो वो जो है वो वेरी ब्रीफ हो. ठीक है, जैसा बहुत सारे जो है ना पंजाब के इलाके और पुराने जो हमारी FIRs होती थी ना, वो अक्सर ऐसी भी होती थी पुराने जमाने की कि जो सिर्फ वन लाइनर होती थी. वन लाइनर से मुराद ये है कि उसमें बस ये लिखी है कि जी इतला मौसूल हुई है कि फलां गांव के फलां इलाके के अंदर फलां ए नामी शख्स का जो है वो कत्ल हो गया है, रवाना मौके का होता हूँ. ठीक है, कि मैं जो है ना उस स्पॉट पे जा रहा हूँ, वो उस जो क्राइम सीन है उसका, उसके लिए रवाना होता हूँ. अब आवर लॉ रिक्वायर्स कि एज सुन एज एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ क्राइम विच इज कॉग्निजेबल, वो एक लीगल टर्म है, उसकी रिसीव होती है तो आपने उसी टाइम पे उसको FIR के तौर पे रजिस्टर कर. तो वो FIR अभी जो आती हैं वो तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होती हैं और उसमें कुछ बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिटेल भी होती है. लेकिन द थिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज दैट FIR और द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज द गॉस्पेल ट्रुथ. ठीक है, इट इज ओनली द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. नाउ आफ्टर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स द इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसने ये बहुत सारे उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं which are relevant to prove the commission of crime, के whether the crime is committed, whether the crime is committed by person A or not.
ठीक है, और उसने किस मीन्स और किस मोड के तहत किया है, तो उस सारी चीज को वो इन्वेस्टिगेट करता है. Now, what is the general definition under criminology? That a lawful search for people and things to reconstruct the circumstances of an illegal act. अब बेसिकली क्या है कि आप एक लॉफुल सर्च करेंगे फॉर द पीपल. पीपल कौन से? हु आर अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस और हु आर द विटनेसेस और विक्टिम्स ऑफ दैट ऑफेंस. ठीक. और थिंग्स से मुराद है वो एविडेंसेस जिससे आप उसको लीगली थ्रू एविडेंस रिकंस्ट्रक्ट कर सकें कि वाकई इसी तरह से क्राइम इलीगल एक्ट कमिट हुआ है या नहीं. एप्रीहेंड और डिटरमिन द गिल्टी पार्टी. ठीक है, तो ये डिटरमिन करेंगे कि किसके अगेंस्ट एविडेंस है और कौन गिल्टी है, और फिर उसको पकड़ेंगे भी. ठीक है. एंड एड इन द स्टेट्स प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर. और अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या होता है कि हम उस जो ऑफेंडर है, जो बंदा गिल्टी है, उसको प्रोसिक्यूट किया जाए. ठीक है, उसके खिलाफ केस चलाया जाए. क्रिमिनल केसेस में केस चलाने को किसी अक्यूज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कहा जाता है. तो उसको आप प्रोसिक्यूट करें उस ऑफेंडर को, ताकि उसको उसकी सजा हो. तो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. The collection of information and evidence for identifying, apprehending, and convicting suspected offenders. Now, if criminal investigation is being concluded, the result would come out to ask the following questions. ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आपको इन सवालों का जवाब देगी कि who is the victim, who is the offender. ठीक है, what happened, और जो है वो क्या हुआ है, उस एक्चुअल जो क्राइम है उसके रिलेटेड आंसर करेगा. वेयर, लोकेलिटी आइडेंटिफाई करेगा कि किस जगह पे हुआ है, व्हेन किस टाइम पे हुआ है, व्हाई, पर्पस क्या था, मोटिव क्या था बिहाइंड दैट कमीशन ऑफ ऑफेंस. ठीक है, किस वजह से उसने ये क्राइम कमिट किया. एंड हाउ, व्हाट वाज द मैनर ऑफ कमिटिंग दैट मर्डर और एनी अदर रॉबरी और डकैती और एनी टेररिस्ट एक्टिविटी. The purpose is to find out the guilt or make legal efforts to search out the truth through various sources adopted by law enforcement agencies to produce and prove in the court of law. Basically, उन्होंने evidence collect करना होता है to prove the commission of that offense, और उसको वो जो evidence होना चाहिए वो इस nature का होना चाहिए which can be used in the court of law. बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे होते हैं जैसे स्पाई इंफॉर्मेशन है आपकी. ठीक है, आपको स्पाई से इंफॉर्मेशन, अब उस स्पाई इंफॉर्मेशन पे आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उस स्पाई को एज अ विटनेस नहीं लेके आते हैं आप कोर्ट के अंदर. ठीक है, और ना ही ला सकते हैं प्रैक्टिकली भी, और वैसे भी पॉसिबल नहीं होता. तो इसलिए उसकी जो टेस्टिमनी होती है वो इनएडमिसिबल पीस हो एविडेंस. व्हाट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यही पॉइंट्स आएंगे जो आप बता रहे हैं. जी, सिलेबस से मुताबिक हम पढ़ते होते हैं. क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन यही सब पॉइंट से रिलेटेड चीजें जो है वो आएंगी. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि जैसा जो इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें आप प्राइमा फेसी एविडेंस देखते हैं कि वाकई इसके अंदर कोई ऑथेंटिसिटी है इंफॉर्मेशन के अंदर भी, या ये ऐसे ही झूठी जो है वो रिपोर्टिंग है. यस सर, मेरा यही क्वेश्चन था कि जो पॉइंट्स आप बता रहे थे कि कब क्या जी, आपकी आवाज इन्वेस्टिगेशन है, तो आपकी आवाज कट गई. सर आई वाज आस्किंग अबाउट दैट, जो पॉइंट्स आप बता रहे थे कि हम सारा यूं इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो मैं ये कह रही थी कि वो इसी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा ना, जो पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे थे उनका क्या. सिर्फ प्रिलिमिनरी में नहीं आएगा. प्रिलिमिनरी तो बस मैंने आपको बताया कि वो तो सिर्फ जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन से पहले का एक छोटा सा फेज होता है, जिसके अंदर आप प्राइमा फेसी देखते हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो भी कोई ट्रुथफुल है या नहीं है. लेकिन इन्वेस्टिगेशन आपकी वो थॉरो एक प्रोसेस है जिसके अंदर फिर आप डिग आउट करते हैं और एविडेंस कलेक्शन शुरू कर देते हैं उसके ऊपर. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मली आप कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट करते, उसमें आप जस्ट ये देखते हैं कि ऑथेंटिसिटी है इस बंदे की, या ये बंदा मतलब कुछ कुछ हद तक उसको सॉर्ट आउट करने की या उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. और इट इज नॉट एन यू कैन से दैट अ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, और मतलब मेनली हम इन्वेस्टिगेशन को स्टडी कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को स्टडी नहीं कर रहे.
लेकिन इट इज इंटर रिलेटेड है, आप कह सकते। अच्छा जी, इंसेंशियल फॉर पुलिस टू ब्रिंग क्रिमिनल्स लॉ ब्रेकर्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिल गई है उसी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है आपने, और उसके गिर्द एक स्ट्रक्चर आपने बिल्ड करना। ठीक है। जैसा आपको लेट सपोज एक इंफॉर्मेशन, एक बंदा आता है, वो आके कहता है कि जी कल जो है हमारी जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ बशीर के साथ। ठीक है। और उसने जो है उसने जो है ना उस लड़ाई झगड़े के अंदर मेरे भाई ने जो है ना उसके वालिद को जो है गालम गलोच की, या वो लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने कहा कि जी हम बदला लेंगे। और आज सुबह जो है ना बशीर कंपनी विद ABCD, ठीक है, आए, और देवर आर्म्ड विद जो है AK-47, और उन्होंने हमारे वो घर के अंदर घुसने के बाद जो है उन्होंने हमारे वालिद को वो वहां से उठा के ले गए और रोड पे लेके गए, और वहां पे ले जाके उन्होंने उसको तशद्दुद किया पहले, और फिर लेटर ऑन उसको जो है वो गोलियां। अब जो है वो कहते हैं कि जी इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई ना, जो जिस तरह से वो अकरेंस कमिट, अब सम crimes may have eyewitnesses, some other crimes can be of a nature which are circumstantial in nature, जिसमें आई विटनेस नहीं होता, उस केस को हम कहते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो उसमें फिर क्या करते हैं कि अब इसमें तो चूंकि आई विटनेसेस हैं, तो पुलिस जब स्पॉट पे जाएगी तो वो उन आई विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए इस चीज को वेरीफाई करेगी। इंडिपेंडेंट आई विटनेसेस जो जो कि वो कह रहा है कि वो गली में ले गए, तो देर इज हाई लाइकलीहुड के जी वहां पे जो मोहल्ले के लोग हैं या दुकानों वाले हैं या और लोग वहां पे इकट्ठे होंगे। फिर ये देखा जाएगा कि क्या वहां पे कोई CCTV फुटेजेस हैं या कुछ और इन्वेस्टिगेशन में चीजें मिल सकती हैं कि नहीं। फिर आप वहां से DNA एविडेंसेस या जो क्राइम सीन के ऊपर जो बुलेट की एम्प्टीज जो हैं वो रिकवर करेंगे आप वहां से। ठीक है, वेपन की रिकवरी हो सकती है, अक्यूज हो सकता है पुलिस जब पहुंच जाए स्पॉट के ऊपर तो वहीं पे मौजूद हो और वहीं पे वो अरेस्ट हो जाए, या फिर लेटर ऑन वहां पे अरेस्ट हो। तो पुलिस ने क्या करना है, उस इन्वेस्टिगेशन में उस सारे फैक्ट्स को एक एक करके आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करना है, क्या वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं। क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो जज है या जो प्रोसिक्यूटर है, उसने खुद तो वो चीज विटनेस नहीं की ना। तो हमने उन्हीं एविडेंसेस जिन्होंने वो चीज होते हुए देखी है, जो उसके विटनेसेस हैं, उन्हीं के ऊपर रिलाई करते हुए अपना केस बिल्ड करना हो। तो इसलिए वो एक एक जो फैक्ट्स होते हैं उनको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करता है, और उसके तमाम फैक्ट जो अक्यूज अगर अपना कोई डिफेंस दे रहा होता है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि क्या ये सच बोल रहा है कि नहीं, वाकई ये उस टाइम पे अगर इसको कह रहे हैं कि ये यहाँ मौजूद था, ये तो कहता है कि जी मैं तो उस टाइम पे यहाँ था ही नहीं, मैं तो जो है वो मानसेरा में मौजूद था, मैं लाहौर में मौजूद था। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका वो फिर अक्यूज्ड के वर्जन को भी इन्वेस्टिगेट करना उनकी जिम्मेदारी हो। विदाउट प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव द क्राइम इन द कोर्ट। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो बेशक जितने मर्जी लोगों ने उसको विटनेस किया हो, जितना मर्जी वो पब्लिक के लिए ओपन एंड शट केस हो, जितना मर्जी वो हेनस और ब्रूटल ऑफेंस हो, जब तक एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा कोर्ट में तब तक कोर्ट उस बंदे को सजा नहीं देगी। तो इट इज all dependent on the investigation conducted by the investigation agency. When an FIR is lodged, the police is required to conduct investigation by following the procedure. प्रोसीजर के अंदर क्या चीजें अहम हैं कि वो दे विल प्रोसीड टू द स्पॉट। स्पॉट मीन्स द क्राइम सीन। क्राइम सीन पे वो जाएंगे। उसके बाद जो है ना असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ये असरटन किया जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था, किन सर्कमस्टांसेस में। उससे रिलेटेड वो कोई CCTV फुटेज होगी वो देखेंगे, क्राइम सीन पे देखेंगे क्या सिचुएशन है। फिर उसके अलावा आई विटनेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन आई विटनेसेस हैं। अब देखें, बहुत सारा हमने सोसाइटी में देखा कि फेक आई विटनेसेस भी होते हैं। अब वो कह रहा है कि उसको जो है वो गोली लगी, पुलिस वाला पूछता है जी कहाँ गोली लगी, तो वो कहता है जी पेड़ पे लगी। ठीक है। इन द मीन वाइल जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है मेडिकल एविडेंस में, तो वो वहां पे उसको जो फायर शॉट लगा होता है इट इज समवेयर नियर द शोल्डर।
ठीक है, या उसकी नेक पे लगी होती है, या हेड में लगी होती है, किसी और जगह इंजरीज की वजह से डेथ हुई होती है, तो दिस दीज थिंग्स विल नॉट कोलैबोरेट विद ईच अदर, और अल्टीमेटली अगर जो है ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाएगा तो ये केस जो है वो प्रूव नहीं हो पाएगा। फिर डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ सस्पेक्टेड ऑफेंडर, ये भी कोर्ट की उसकी आईओ की ड्यूटी होती है कि वो डिस्कवर करे कि कौन है सस्पेक्टेड ऑफेंडर और फिर उसको एप्रीहेंड करे, अरेस्ट करे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, ओनली एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन हैज जुरिसडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, नॉर्मली जो पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है, एसएचओ होता है, वो उसकी ड्यूटी होती है, वो हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। और तमाम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जो पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो है वो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उसमें परमिशन चाहिए होती है कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसमें परमिशन जो कि नहीं चाहिए होती, तो एसएचओ ऑथराइज्ड होता है। एसएचओ जो होता है वो किसी अपने सबॉर्डिनेट को भी इन्वेस्टिगेशन मार्क कर सकता है, लेकिन वो एएसआई रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, और जो हेनस ऑफेंसेस होते हैं उसमें सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं। फायर लगा हो और उसका शेल भी नेसेसरी होगा। जी, फायर लगा है और आपकी स्टोरी ऐसी है कि आप कहते हैं कि वहां पे फायर लगा है, और फिर तो जरूरी है ना कि वहां पे वो शेल आपको मिले। अगर शेल नहीं मिल रहा तो फिर आप देखेंगे कि क्या उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। इफ देर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ इट तो फिर जाहिर सी बात है वो केस आपका वीक करेगा। फोरेंसिक में ईच सिंगल डिटेल मैटर करती है। जी, ईच सिंगल डिटेल मैटर करती है, और वो अगर डिटेल्स आप नहीं कलेक्ट करेंगे तो भी ये समझा जाएगा कि आपने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की, और उसका फायदा जो है वो अल्टीमेटली एक्यूज को। फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू प्रोवाइड द फॉलोइंग सपोर्ट एंड फैसिलिटीज। कॉपरेशन ऑफ पब्लिक जो है वो बहुत जरूरी होती है। अगर पब्लिक कॉपरेट, जैसा हमारे जो है सोसाइटी में पब्लिक कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे केसेस और इन्वेस्टिगेशन बहुत वीक होती है। क्यों? क्योंकि जो विटनेसेस जिन्होंने देखा भी होता है, दे आर नॉट विलिंग टू बिकम विटनेसेस इन द केस, क्योंकि लेंथी प्रोसेस होता है। वो कहते हैं हम क्या अदालतों में चक्कर काटेंगे, और हम क्यों दुश्मनियां लें, किसी की दुश्मनी हम अपने सर क्यों लें। तो हम बेसिकली एज अ नेशन और एज अ सोसाइटी भी हम इस चीज में लैक करते हैं, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली बस सिस्टम को जो है वो इसका कसूरवार ठहराते हैं। वेल ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड इन्वेस्टिगेटर्स का होना लाजमी है। अगर वो ही उनको पता ही नहीं है, उसमें एक फ्रेज कहा जाता है कि द आईज सी व्हाट द माइंड नोज। ठीक है, तो अगर आपके माइंड को पता ही नहीं है, यू आर नॉट ट्रेन्ड कि ये एविडेंस भी रेलेवेंट हो सकता है, तो फिर हाउ कैन यू सी दैट एविडेंस। ठीक है, मतलब अगर आपने देख भी लिया है तो मतलब उसका ये है कि आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। तो जब तक आप इक्विप्ड या वेल ट्रेन्ड नहीं होंगे इन्वेस्टिगेटर्स आपके, तो उनको पता ही नहीं होगा कि क्या एविडेंस कलेक्ट करना है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट लाइक व्हीकल्स, ठीक है जी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जी अगर टोटल बजट जो थाने को मिलता है उसको डिवाइड किया जाए केसेस पे, तो कुछ कुछ शायद 450 या 500 रुपया फी केस बनता है, तो उसके अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन कोई कर सकता है। तो अब इसकी वाकई एक जेन्युइन रीजन भी है ना, कि अगर चलें ये बात बहुत ज्यादा सुपरफिशियल भी हो, लेकिन फिर भी अगर थोड़े पैसे मिल रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है वो हर एक केस की इन्वेस्टिगेशन पे अगर 30,000 50,000 रुपया लग रहा है, तो इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी आईओ के वो सारा कुछ अपने जेब से कर सकेगा। ठीक, तो वो क्या करेगा, वो फिर जाहिर सी बात है कि वो पैसे लेगा पार्टी से, और पार्टी से जब पैसे लेगा तो फिर उनको फैसिलिटेट करेगा, उनकी फेवर में केस भी करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो इस चीज को खैर बहाना बना के जो आईओज होते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, वो इन इन चीजों का बहाना बना के कि जी हमें तो कोई मिलता ही नहीं है फंड, जी हमारे पास कुछ नहीं होता, वो एक्स्ट्रा भी जहाँ पे मतलब उनको फंड्स मतलब जितने रिक्वायर्ड होते हैं उससे भी ज्यादा फिर वो अपनी भी वेलफेयर के लिए वहां से पैसे पकड़ते रहते हैं, और बहुत ज्यादा वो मॉरली और फाइनेंशियली करप्ट होते हैं। एविडेंस कलेक्शन किट, अलाइड सपोर्ट वगैरह होनी चाहिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, अदरवाइज वो एविडेंस अगर कलेक्ट कर भी लिया तो वो प्रिजर्व्ड नहीं रहेगा। जिस डीएनए एविडेंस होता है, अब डीएनए एविडेंस जो है उससे क्या होता है कि उसको एक स्पेशल किट से ऑब्टेन करना होता है, उसको स्पेशल एनवायरनमेंट में रखना होता है। अगर आप वो नहीं रखेंगे तो वो एविडेंस लॉस्ट हो जाएगा, तो बाद में आप जितना मर्जी चीखते रहें कि जी इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई,
तो वो अल्टीमेटली वो कहाँ पे फ्लॉ आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे आ रहा है या उस डॉक्टर पे आ रहा है जिसने उस किट का प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया और एविडेंस कलेक्ट नहीं किया। फिर इसी के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स जो हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में मोबाइल डाटा, आपका कंप्यूटर डाटा, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, सीसीटीवी, इन सब चीज़ों के लिए आपको ये अलाइड फैसिलिटीज चाहिए, अदरवाइज तो आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते। वेल इक्विप्ड फॉरेंसिक लेबोरेटरीज आपको चाहिए फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एविडेंस लाइक फिंगरप्रिंट एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस, वॉइस मैचिंग, बैलिस्टिक्स होती हैं या आपकी जो फायर आर्म से रिलेट, जो पिस्टल्स और इनसे रिलेट कर रहा होता है, फायर आर्म इनको कहते हैं। फायर आर्म्स की बुलेट्स और उनसे मैचिंग जो होती है इसको बैलिस्टिक्स कहते हैं। फिर केमिकल प्रोसेसिंग, ठीक है जी, ये ड्रग कौन सी ड्रग है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे केमिकल प्रोसेसिंग। तो इन सब के लिए एक आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लेबोरेटरीज चाहिए होती हैं। लेकिन इन पाकिस्तान देयर इज ओनली वन इंटरनेशनल लेवल लेबोरेटरी विच इज कॉल्ड पीएफएसए, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, जिसकी अपनी लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद में तो कोई है ही नहीं। सिंध जो है, बलूचिस्तान, वो सारे लैक करते हैं कि प्रॉपर उनके अंदर लेबोरेटरीज अगर हैं भी तो वो पूरी इतनी ज्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है। कुछ एविडेंस तो मौके पे मौजूद लोग गायब कर देते हैं जी। इट इज पार्ट, अब देखें ना कि दिस इज दी लैक ऑफ एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन के, वो जो क्राइम सीन को आपने कॉर्डन ऑफ करना है, ना पुलिस वाले कॉर्डन ऑफ करते हैं और ना ही जो है ना वो अवाम इतना बॉदर करती है कि जी ये एविडेंस जरूरी है, हम इसको टेम्पर कर रहे हैं, ये कल जाया हो जाएगा। पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और एविडेंस वेस्ट हो जाता है जी। डीएनए कौन से केसेस में होता है जी? डीएनए नॉर्मली रेप केसेस के अंदर और मर्डर केसेस के अंदर जो है ना मोस्टली जो है वो आता है। और इसमें डीएनए मर्डर केसेस में भी ऐसे आता है कि आपका जो अगर छुरी से मर्डर हुआ है तो उस छुरी के ऊपर जो ब्लड होता है उससे डिटेक्ट हो सकता है। फिर अगर रेप के बाद मर्डर हुआ है तो रेप की डिटेक्शन, सेमिनल मटेरियल की डिटेक्शन या कोई स्लाइवा या कोई और बॉडी का जो फ्लूइड है उसको डिटेक्शन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर अगर स्ट्रगल होती है ना, जब अगर वो जो असेलेंट जब आप पे हमला करता है और विक्टिम जो होता है वो स्ट्रगल करता है तो उनके नाखूनों के नीचे अक्सर जो है ना उनके जो असेलेंट होता है उसका डीएनए मिल जाता है, ठीक। तो वो अंडर नेल स्वैब से भी डीएनए एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। डीएनए कैन बी डन इन एनी केस इन्वॉल्विंग कॉन्टैक्ट जी। इट इज नॉर्मली इन्वॉल्विंग एट कॉन्टैक्ट, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द क्राइम कि हमें अब फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस में हमें कॉन्टैक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ उन केसेस में जिनमें जो इस नेचर के होते हैं जिसमें एविडेंस, डीएनए एविडेंस हेल्पफुल होता है, सिर्फ उसमें ही हम कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंस को स्टैब्लिश करने के लिए, जैसा यहाँ पे अगर रॉबरी हुई है, अब रॉबरी का इटसेल्फ जो है वो कॉन्टैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वहां से आपको क्या मिल गया है, एक बाल मिल गया है, ठीक है। तो उस बाल को आप मैचिंग डीएनए करवा सकते हैं उसकी, क्या अगर आपको ये सेलेंट पकड़ा जाता है उसको। इट मे वेरी फ्रॉम केस टू केस। तो इसलिए आपका इन्वेस्टिगेटर जो है ना वो एक डिटेक्टिव की तरह होना चाहिए और उसको बड़ा शार्प और श्रूड और वेरी वेल एजुकेटेड, जो कि पता हो कि उसको कि कौन सा एविडेंस जो है मैं इसमें से कलेक्ट कर सकता। कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन मैकेनिज्म बिटवीन डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड नेसेसरी लीगल कवर, ठीक है। कोऑपरेशन होनी चाहिए डिफरेंट एजेंसीज के दरमियान, इंटर जो जैसा लेबोरेटरी में उन्होंने केस भेजना है इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, तो उसका कोई लीगल कवर और कोऑपरेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर इसी तरह से अगर किसी दूसरे सूबे में या एफआईए का जुरिस्डिक्शन है तो एफआईए का लोकल पुलिस के साथ आपस में लाइजॉन होना चाहिए। इस तरह से डिफरेंट एसओपीज मौजूद होने चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या है जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? The circumstances that investigator encounter at the scene will largely dictate the approach used to process the scene. अब इन्वेस्टिगेटर देखेगा क्राइम सीन के ऊपर जिस तरह के सर्कमस्टांसेस है ना, उसके मुताबिक वो अपनी अप्रोच को शेप करेगा कि मैंने किस अप्रोच को लेते हुए जो है इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना। A homicide will likely require different treatment and process than a burglary, ठीक है। घर के अंदर चोरी हो गई है आपके, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी फ्रॉम अ होमिसाइड, एक मर्डर से वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी और उसके अंदर डिफरेंट ट्रीटमेंट और प्रोसेस रिक्वायर्ड हो।
To ensure a thorough process, the 7 steps outlined below are often followed. These steps can be conducted in different order, combined, or even skipped altogether to meet the needs of the. अब ये 7 हमारे पास आएंगे स्टेप्स जिनको हम यूज कर सकते हैं। इनको आगे पीछे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें से कोई एक स्किप भी किया जा सकता है अगर वो जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ये इसको कवर करते हैं। पहला क्या है स्टेप जी? इस्टेब्लिश द क्राइम सीन डायमेंशंस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल सेफ्टी हेल्थ हैजर्ड्स। सबसे पहले काम क्या होगा इन्वेस्टिगेटर का कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसका क्राइम सीन की डायमेंशंस क्या है। क्या वो क्राइम सीन सिर्फ एक कमरे की हद तक महदूद है? क्या वो क्राइम सीन सिर्फ एक बेड की हद तक महदूद है? क्या वो क्राइम सीन पूरा घर है, पूरी बिल्डिंग है, पूरा एरिया है? ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू मतलब कुछ इंचेस या फीट से बढ़ के जो है ना, ये किलोमीटर्स के अंदर भी डायमेंशन जो ब्लास्ट का जैसा होता है एरिया या टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो सारा क्राइम सीन बन जाता है। ठीक। और फिर उसमें आइडेंटिफाई करेगा कि उसके अंदर कोई सेफ्टी या हेल्थ हैजर्ड तो नहीं है, कि वो क्राइम सीन पे पहुंचे है, वहां पे एक एक्टिव बॉम्ब मौजूद है, तो वहां पे ये तो नहीं करेगा कि बस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। सबसे पहला तो काम होगा उसको कि वहां से पब्लिक को निकालेगा, उसको कॉर्डन ऑफ करेगा, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को जो है उसको बुलाएगा कि वो उसको जो है वो बॉम्ब को डिफ्यूज करें। तो दिस इज हाउ कि अगर वहां पे कोई गैसेस हैं, कोई केमिकल्स मौजूद हैं, वहां पे कोई अक्यूज मौजूद हैं जो कि थ्रेट हैं, कोई टेररिस्ट मौजूद हैं, तो वो सेफ्टी हेल्थ हैजर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला काम आपका ये होगा। ठीक है, इसके नीचे ये डिटेल्स है कि फोकल पॉइंट देखेंगे, मेन एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस आपका क्या है, साइजेबल पैरामीटर जो है आपका क्या हो सकता है, एक स्मॉल रूम से लेके किलोमीटर्स तक में एरिया हो सकता है। ठीक है, और परपेट्रेटर्स जो हैं आपके, उनके एंट्री एग्जिट जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ से आए होंगे, कहाँ से गए होंगे। ठीक है, और इसी तरह से वेपन्स कोई हैं, केमिकल्स तो नहीं मौजूद वहां पे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और मेडिकल, फायर और कॉरोनर्स और विल बी ऑन द सीन। ठीक है, मेडिकल स्टाफ आपको जरूरी है कि नहीं, कोई विक्टिम है वहां पे, इंजर्ड है या नहीं है, आग तो नहीं लगी, फायर फाइटर्स हमें चाहिए कि नहीं। तो इट विल वेरी फ्रॉम क्राइम सीन टू क्राइम सीन। इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द क्राइम्स। अब आपकी जब क्राइम सीन आइडेंटिफाई हो गया है, तो अब आपका अगला काम यह है कि आप उसको सिक्योर कर लें, ताकि उसके ऊपर जो एविडेंस है वो कहीं तरह किसी तरह लॉस्ट ना हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे पास आता है वो कहता है कि लोकार्ड जो है उसका प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है कि एवरी पर्सन हु एंटर्स और एग्जिट्स द सीन will add or subtract material from the crime scene, so it's crucial to quickly secure the area. लोकार्ड का प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई बंदा अगर क्राइम सीन में एंटर होता है या वहां से जाता है, तो या तो वो वहां पे कोई चीज छोड़ जाता है या कोई चीज उधर से कोई चीज साथ ले जाता है। ठीक है, तो दिस जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है उसकी वजह से वहां पे कोई डीएनए, कोई उसके जो है ना फिंगरप्रिंट्स, कोई उसके जूते का निशान, ठीक है, या उसका कोई टूटा हुआ बटन, या उसके कोई और चीज, कोई भी ऐसी चीज जो वो उसको कनेक्ट करती है, कोई विजिटिंग कार्ड, ठीक है, वो वहां पे मौजूद हो सकता है। इसीलिए आपको उसको सिक्योर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसको कॉर्डन ऑफ करते हैं, वो जो टेप सी होती है उसको लगा के या कोई पैरामीटर फिक्स कर देते हैं ताकि लोग उसमें एंटर ना हो। ठीक है, और अगर आप खुद भी एंटर होंगे तो आप जो है ना प्रॉपर वो किट शिट जो है वो पहन के एंटर होते हैं, ताकि आप भी किसी एविडेंस को डिस्टर्ब ना करें। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एंट्री एग्जिट पाथ्स होते हैं आपके, एडिशनल एरियाज फॉर कंसल्ट्रेशन वगैरह, वो आप साइड पे रखते हैं। हेयर ग्लव्स दीज कैन बी। अच्छा, अब जब हमने कॉर्डन ऑफ कर लिया तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम प्लान करेंगे कि हमने किस तरह से इन्वेस्टिगेट। विदाउट प्लानिंग अगर इन्वेस्टिगेटर छलांग मार देगा कि जी मैंने जो है ना ये वाला एविडेंस बस ठीक है मुझे नजर आ रहा है उसको उठा लो, तो फिर जो या कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट से और कोई सी कोऑर्डिनेशन के बगैर काम करेंगे, तो क्या होगा कि उससे नुकसान होगा। सबसे पहले जैसा आईओ है, इफ ही इज नॉट अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, तो उसको चाहिए कि वो कॉर्डन ऑफ करे और फोरेंसिक टीम को बुला ले, उनसे कम्युनिकेशन करे, कोऑर्डिनेट करे, और उनको पहले के कहे कि जो एविडेंस वो फोरेंसिक टीम देख सकती है कभी भी एक नॉर्मल आईओ नहीं देख सकता। ठीक है, उनके पास स्पेशलाइज किट्स होती हैं, स्पेशलाइज एजुकेशन होती है जिससे वो चीजें आइडेंटिफाई करें। बिफोर कलेक्टिंग एविडेंस डेवलप अ theory regarding the type of evidence offense occurred. This will help the investigator anticipate the evidence
that could be present. This may require gathering information from witnesses or persons of interest. Based on this information, the crime scene team will develop an evidence collection strategy, taking into consideration weather conditions, time of the day and other factors. ठीक है, ये भी देखना होता है ना। अब जंगल एरिया है, रात का टाइम है, कोई लाइट का निजाम नहीं है, आप वहां पे एविडेंस कलेक्ट करने के आगे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? तो आप क्या करेंगे कि आप उसको सिक्योर करेंगे, आप सुबह होने का इंतजार करेंगे, या अगर अप्रोप्रिएट लाइट सेट कर सकते हैं, अगर आप टाइम आपके पास नहीं है वेट करने के लिए, अगर तो टाइम है आपके पास, तो आप उसको बस कॉर्डन ऑफ कर देंगे, प्रिजर्व रखेंगे उसको ताकि वो टेम्पर ना हो, और जैसे ही सुबह की रोशनी होगी तो उसके बाद जो है आप वो एविडेंस कलेक्शन शुरू करें। एडिशनल फोरेंसिक रिसोर्सेज और मे बी रिक्वेस्टेड। अच्छा, कंडक्ट अ प्राइमरी सर्वे एंड वॉक थ्रू। एक स्टेप उसमें ये भी होगा कि आप एक प्राइमा फेसी एक ओवरऑल बर्ड आई व्यू लेंगे उस क्राइम सीन का, और वॉक थ्रू करेंगे उसको, और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से हुई हो सकती हैं। हाउ, क्योंकि देखें ना, अब चीजें वहां पे पड़ी हैं, डेड बॉडी पड़ी है, कोई टूटी हुई कुर्सी पड़ी है, वहां पे कोई जूतों के निशानात हैं, दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है, टूटी हुई खिड़की है। उससे क्या होगा कि आपको एक पूरा सिनेरियो नजर आएगा, आप उसकी पिक्टोग्राफी कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी। फिर आप जो है ना उसमें और पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में, तो जब आप एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे तो वो चीजें उधर तो नहीं रहेंगी, तो फिर आपको वो चीजें भूल जाएंगी कि क्राइम वाकई एक्चुअली किस तरह से हुआ होगा। तो वो आपने वो वॉक थ्रू करके आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और आप उसमें फिर ऐसे वॉक थ्रू जो हैं वो ऐसे रास्ते को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एविडेंस किसी तरह से टेम्पर ना करे। मर्डर वेपन ढूंढना पड़ेगा, यदि फ्लूइड मौजूद हो, फिंगरप्रिंट्स, एनी हेयर, नेल, जी, ऑल दीज थिंग्स कैन बी पॉसिबली प्रेजेंट देयर डिपेंडिंग ऑन द क्राइम कमिटेड। ठीक, जरूरी नहीं। एवरी पॉसिबल डिटेल डॉक्यूमेंटेड, टेम्परेचर डॉक्यूमेंट करेंगे आप, इक्विपमेंट्स कौन से वहां पे मौजूद हैं, स्मेल कैसी आ रही है, एविडेंस की पोजीशन क्या है, उसके नोट्स लेंगे, इनिशियल फोटोग्राफ्स कैप्चर करेंगे। ठीक है, ये जो प्राइमरी सर्वे है ना, ये सबसे पहले जरूरी है, आप जब वो एविडेंस वहां से उठाने से पहले। फिर डॉक्यूमेंट प्रोसेस, ठीक है जी, जो एविडेंस आप उठाते हैं क्राइम सीन से, आपने उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव करना होता है, चेन ऑफ कस्टडी उसको कहते हैं, चेन ऑफ कस्टडी आपने प्रूव करनी होती है कि जो चीज हमने वहां से उठाई थी, ये वही चीज है जो अदालत के सामने मौजूद है। उसके लिए आपके पास विटनेसेस होते हैं, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप मेमोज बनाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिखते हैं कि हमने ये चीजें उठाई, पिक्चर्स आपके पास होती हैं, उन सब चीजों से प्रूव होता है। विटनेस आगे कहता है मैंने उठाया, मैंने ले जाके फलां जगह पे इसको सेफ कस्टडी में रखा, मेरी कस्टडी में ये इतने दिन रहा, उसमें मैं इसकी गवाही देता हूँ कि मैंने कोई टेम्परिंग नहीं। तो इव अंटिल अदरवाइज इज प्रूव, तो उसकी टेस्टिमनी को माना जाता है, और ये चेन ऑफ कस्टडी पूरी इस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई मसला होगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं होगी चीज, तो फिर उसकी एविडेंशियली वैल्यू कोई भी नहीं होगी। With a plan in place, the crime scene team conducts a thorough coordinated investigation of the crime scene, collecting all probative evidence। ठीक है, जितना एविडेंस होता है उसको कलेक्ट करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल नेचर के जो एविडेंस होते हैं उनको जो कलेक्ट करने के लिए किट्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह से डिफरेंट चीजों को आप यूज करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे तो पाकिस्तान में तो कुछ नहीं होता सिवाय रोने के, या लेकिन अगर कोई चीज ऑब्वियस एविडेंस हो आ जाए कि जी उसने वाकई डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया, तो फिर उसके खिलाफ मिस प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, वो सस्पेंड हो सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, उसकी जॉब से भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी। कॉन्डक्ट आ सेकेंडरी सर्वे, ठीक है, अब जब प्राइमरी सर्वे हो गया, उसमें उसने स्ट्रेटेजी बना ली, तस्वीरें ले ली, फिर आप उसने एक्चुअली एविडेंस कलेक्ट कर लिया। अब सेकेंडरी सर्वे में रिव्यू करेगा कि कोई और चीज रह तो नहीं गई। ठीक है, टू इंश्योर दैट द सीन हैज बीन थॉरोली सर्च्ड एंड अ सेकंड सर्वे ऑफ द एरिया इज टू बी कंडक्टेड एज अ क्वालिटी कंट्रोल स्टेप। फिर इसी तरह से रिकॉर्ड रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व एविडेंस, ठीक है, एविडेंस जो कलेक्ट कर लिया है, अब आपका अगला काम क्या है कि आपने उसको प्रिजर्व्ड रखना है, आपने उसको टेम्पर नहीं होने देना, आपने उसको सील कर देना है, ठीक, ताकि उसके अंदर कोई चेंजेस ना आ सके। और फिर उसको रिकॉर्ड भी कर लेना है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने रिकॉर्ड के अंदर उसको मेंशन करना है, उसको सीरियल नंबर्स देने हैं,
ताकि उसकी वो जो चेन ऑफ कस्टडी है वो भी डिस्प्यूटेड ना हो। टू मेक सर्टन दैट द ऑल एविडेंस इज अकाउंटेड फॉर एन इन्वेंटरी लॉग इज क्रिएटेड, ठीक है, एक इन्वेंटरी भी बनाई जाती है, जिसको हमारे यहाँ लॉ में कहते हैं रिकवरी मेमो। कि आप रिकवरी मेमोज बनाते हैं, वो एक मेमोरेंडम सा होता है, एक पेज पे आप लिख लेते हैं कि इस फलान जगह से मैंने ये चीजें पूरी डिटेल उसकी, अगर फोन भी ले रहे हैं तो IMEI नंबर, उसका मॉडल, उसका कलर, उसकी शेप, वो सारी चीजें उसमें लिखते हैं, ठीक है। इस तरह कोई वेपन उठा रहे हैं तो उसका इवन स्केच तक भी बनाते हैं कि ये वाला वेपन था, उस पर ये नंबर था, ये उसके लेफ्ट साइड पे लिखा था, ये राइट साइड पे लिखा था, ब्लैक कलर का था, इतनी गोलियां मौजूद थी, ये था। वो सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टेप्स थे जिनको आप ऊपर नीचे करते हुए कोई चीजें इसमें स्किप भी कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नेसेसरी नहीं है। लेकिन ये बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट करें। मैनुअल ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब इन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आपकी आ गई है कि which relates to the preliminary investigation is the first response of law enforcement agency to a report that a crime has occurred। जैसे ही इनिशियल उसको रिपोर्ट मिलेगी कि क्राइम कमिट हुआ है, तो उसका इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, वो कैसे उसको फर्स्टली जो है ना विदाउट गोइंग इनटू डिटेल वो उसको वेरीफाई करेंगे। द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट्स एविडेंस विच सपोर्ट्स दैट अ क्राइम हैज अकर्ड, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफेंडर एंड द अरेस्ट एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंडर। वैसे तो ये खैर काफी डिटेल में चले गए, लेकिन प्रीलिमिनरी एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दैट इट इज प्रीलिमिनरी इन नेचर, कि जस्ट वो जिस तरह से अगर इंफॉर्मेशन मिली है कि एक जगह पे आग लगी है, अब वो क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे और उस स्पॉट पे चले जाएंगे। अब उस स्पॉट पे जाके जब देखते हैं कि वाकई आग लगी हुई है, तो उससे और वो किस चीज से लगी है, अगर वहां पे कोई अक्यूज मौजूद है कि नहीं, अगर कोई है तो उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू वेरीफाई कि वाकई कोई इस तरह का चीज हुई है या नहीं। The framework of the preliminary investigation is based on the following major factors: verification that offense has occurred, ये वेरीफाई करना कि वाकई कोई क्राइम कमिट हुआ है भी है या नहीं हुआ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विक्टिम एंड द प्लेस ऑफ क्राइम एंड टाइम ऑफ क्राइम, ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि विक्टिम कोई उसका है या नहीं है, क्राइम की जगह और टाइम क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी फैक्टर्स, ठीक है, उसके अंदर उसका कोई सोल्यूशन, उसको वो जो क्राइम अगर कॉन्टिन्यूइंग है तो उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म वगैरह उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा फायर है तो फायर फाइटिंग का मैकेनिज्म या किसी और तरीके से उसको कंट्रोल करने का। कम्युनिकेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्राइम, ठीक है, आप स्पॉट पे पहुंचते हैं, आप अपने हाई अप्स को और बाकी जो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं कि क्राइम के सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज इन्वेस्टिगेटिव टास्क कंप्लीटेड और नॉट, कि इन्वेस्टिगेशन कितनी हद तक अभी कंडक्ट होना शुरू हुई है कि नहीं, कोई और इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पे पहुंच गई है या नहीं हुई, उस चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। फॉलोइंग पॉइंट्स में हेल्प इन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जब वो पहले ही क्राइम सीन पे पहुंचा है, तो क्या चीजें आइडेंटिफाई करेगा कि विटनेसेस कोई हैं क्राइम सीन के नहीं, सस्पेक्ट का नाम किसी को पता है या नहीं पता, प्रोबेबल प्लेसेस वेयर सस्पेक्ट कैन बी लोकेटेड, ठीक है, कि क्या जगह हो सकती हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सस्पेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट, प्रॉपर्टी विद आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट मेथड्स ऑफ ऑपरेशन, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्राइम कि जो वहां पे उसको पहले ही स्टेप में मिल जाएगी। दीज आर पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन टू वेरीफाई कि वाकई वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। क्योंकि देखें, अगर आप वहां पे पहुंचते हैं, आप वहां पे विटनेसेस से पूछते हैं कि जी इस तरह की कोई चीज हुई है यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि हमने तो इस तरह कोई नहीं देखा, कोई आपको विटनेस नहीं मिलता, कोई CCTV फुटेज नहीं मिलती, कोई और एविडेंस नहीं मिलता, तो इट मीन्स कि वो एक फॉल्स रिपोर्ट थी और उसका कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो आपका केस में फिर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे बल्कि उसको इन्फॉर्मेशन को क्लोज करते हैं। अच्छा जी, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या होते हैं? नमाज ब्रेक। जी नमाज ब्रेक कर लें 5 मिनट की, जल्दी से 23 हुए हैं, 27 तक।
चलें जी, लेट्स स्टार्ट अगेन। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जिस तरह, मतलब ये अब डिफरेंट लेवल पे होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस जैसा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनका क्या काम होता है कि वो डिस्क्रीट लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। खामोशी से, सीक्रेटिवली वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। इसी तरह से जैसा एक होता है गवर्नमेंटल लेवल पे, कि आपकी गवर्नमेंट में जैसा आईएसआई है, इसी तरह रॉ है, इसी तरह MI6 है, या मोसाद है, ठीक है, CIA है। ऑल दीज आर व्हाट दीज आर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस। एंड व्हाट दे डू इज दैट के वो जो राइवल्स हैं उसके, उसकी जो वॉर कैपेबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल सीक्रेट्स हैं, उसके अलावा जितने भी उसके सीक्रेट्स होते हैं अगर उनको मिलते हैं, या इन ऑर्डर टू कलेक्ट अदर इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर देयर गवर्नमेंट, तो वो सिक्रेटिवली डिस्क्रीटली वो कलेक्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। इसी तरह से अगर हम कंपनीज में देखा जाए तो कंपनीज भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन करती हैं। जो कॉर्पोरेट बॉडीज होती है ना, बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं कि वो जो है ना, एप्पल है या सैमसंग सैमसंग है, वो क्या करेंगे कि वो आपस में एक दूसरे के राइवल्स के आगे फ्यूचर में क्या वो लॉन्च करने वाले हैं, उनकी क्या जो है टेक्नोलॉजी किस लेवल की है, इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो दीज कैन बी ऑफ कैन दिस कैन बी ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन। उससे पर्पस क्या होता है कि आपके बंदे होते हैं वो अंदर काम कर रहे होते हैं, जो इनसाइडर्स होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली आपके पास पुलिस, जो आपकी पुलिसिंग है, उसके अंदर भी उनके पास स्पाई इन्फॉर्मर्स होते हैं। उन स्पाई इन्फॉर्मर्स का क्या काम होता है कि वो डिस्क्रीटली, मतलब वो हो सकता है वो उसी ग्रुप और गैंग का बंदा हो और वो उस क्राइम में इन्वॉल्व हो, लेकिन क्या होता है कि वो आपको इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है बड़ी मछलियों के बारे में, बड़े क्रिमिनल्स के बारे में, कि आप उसको थोड़ा सा एक उस तरह से सपोर्ट भी करने देते हैं, या वो शो ये कर रहा होता है कि मैं उस क्राइम में इन्वॉल्व हूँ, अदरवाइज वो उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होता और सिर्फ वो एक कोवर्ट एजेंट के तौर पे उसमें काम करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। तो these intelligence operations are sometimes very important for the investigative techniques। और वो मतलब हम तो प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि in many investigations conducted in Islamabad or any other police departments, you can see that there are many spy informers who tell you about the presence of accused persons or any witness who is very potential witness of that क्राइम, ठीक है। तो वो फिर आप उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो एविडेंसेस को आप जो लेजिटिमेट ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर लेके आते हैं। साइबर इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस जी, अब बहुत हो सकती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में आपके स्पाइज आ सकते हैं और साइबर इंटेलिजेंस में भी हो सकता है पॉसिबली, जैसा आपके कॉल्स को मॉनिटर किया जाता है, आपकी CDR डेटा, आपकी जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग्स, कॉल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। अक्सर आपने ये जो कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लीक्स अक्सर आप सुनते हैं, तो वो क्या होता है कि वो इंटरसेप्टेड कॉल्स होती हैं। अब उनकी वैसे लीगली बेशक ना हो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन आपको वो एक तरीकाकार, एक एक वे आउट जरूर दे देते हैं कि ये क्या करने वाले हैं और मुझे किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। ये इंटरसेप्ट कर लिया है कि इन्होंने, अगर टेररिस्ट ग्रुप है तो उसने धमाके करने हैं जी फलां सिटी के अंदर, और इन्होंने वहां पे जो है ना फलां फलां जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, अब आपने वहां पे जाना है, पकड़ना है लोगों को, एविडेंस कलेक्ट करना है कि वाकई वहां पे जो है कोई उनके पास एक्सप्लोजिव्स हैं, कोई बॉम्ब्स हैं कि नहीं है, फाइनेंस उनको कहाँ से आ रहा है, ये सारी फिर आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाए। An intelligence operation is the process by which governments, military groups, businesses, and other organizations systematically collect and evaluate information for the purpose of discovering the capabilities and intentions of their rivals. Intelligence should accomplish the following actions to achieve this objective: identify and evaluate existing condition and capabilities। ठीक है, कि क्या अभी क्या सूरत हाल है और उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, इस चीज को आइडेंटिफाई करती है। एस्टिमेट पॉसिबल एनिमी कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, ठीक है, उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है अब आगे,
उस चीज को एस्टिमेट करेगा उसको, और उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर बेस करते हुए कि कितने लेवल का ऑपरेशन आपका राइवल जो है वो कमिट कर सकते। एड एंड आइडेंटिफाई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज दैट द थ्रेट में एक्सप्लॉइट। आप ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इनका टारगेट क्या है, उन टायर वो जो टारगेटेड एरिया है उस टेररिस्ट ग्रुप का, वो कितना वल्नरेबल है, उधर कितने सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उधर कितने प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह आपने देखा कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ तो उससे पहले बहुत ज्यादा थ्रेट लेटर्स इशू किए गए कि यहाँ पे कोई स्कूल जो है वो टारगेट होनी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हैं कि आप वहां पे सिक्योरिटीज इनहेंस कर देते हैं, चेक चेक जो है वो बहुत ज्यादा कर देते हैं। फिर वहां पे जो लोग आप देखते हैं कि इन ग्रुप्स के साथ एफिलिएटेड हैं उनको टारगेट करने लग जाते हैं कि क्या वो तो इन्वॉल्व नहीं है किसी इस तरह की एक्टिविटी में, तो उनकी आप दोबारा सर्वेलेंस शुरू करते हैं। तो जैसे अथॉरिटीज वेरियस इंक्रिप्टेड एप्स से डाटा लेती हैं प्राइवेसी के नाम पे, क्या ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ठीक है? जी ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन आपकी जो है ना जहाँ पे ये बेस करती हैं आपकी सोशल मीडिया एप्स, वहां पे तो बहुत ज्यादा इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और चेकअप रखा जाता है कि क्या ये प्राइवेसी को इंट्रूड तो नहीं कर रही, क्योंकि वो तो क्लेम ये करते हैं कि हम आपके प्राइवेट डेटा जो है आपका वो इंक्रिप्टेड होता है, इवन व्हाट्सएप और फेसबुक कैन नॉट रीड इट। तो वो बहुत ज्यादा चेक रखते हैं, लेकिन जो हमारी तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं उनकी कोई मैटर नहीं करती कि वेदर प्राइवेसी उनकी हो रही है कि नहीं, और हमारी गवर्नमेंट की ना कोई सुनता है, तो पब्लिक के सुनने की तो बहुत दूर की बात है। जी कुकीज वगैरह जो डेटा होता है उसमें वो उनका क्लेम ये होता है कि हम आपका जो डेटा होता है प्राइवेट डेटा उसको एक्सेस नहीं करते, लेकिन जिस आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स वगैरह जरूर होती हैं लेकिन वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन आप खुद भी परमिशन देते हैं उसकी हद तक, क्योंकि आपने वो ऐप या वो वेबसाइट यूज करनी होती है। जी महक। सर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में स्पाई को सिस्टम को यूज करते हैं ना, मतलब कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन को यूज करेंगे, होंगे हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ही लेकिन वो किसी थर्ड उसको। और अगर ये जो हमारी सर आर्मी के होते हैं इंटेलिजेंस की, वो भी तो इसी स्पाई सिस्टम पे ही होता है ना? जी इसी पे ही आएगा। उसमें दो चार चीजें हो सकती हैं। एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में तो वो आप बंदे यूज करेंगे ना, इंसान यूज करेंगे। उन इंसानों में ऐसा हो सकता है कि आपका कोई सर्विंग ऑफिसर होगा और वो जो है एज अ स्पाई या अंडर कवर एजेंट के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपका आर्मी ऑफिसर या वो आपका पुलिस ऑफिसर नहीं होता, वो उनका ही बंदा होता है, वो एक टेररिस्ट ही होता है, लेकिन जस्ट वो आपकी फेवर में होता है और आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो आपको जो है वो डेटा प्रोवाइड करा था। तो ये दोनों सिनेरियोज में वो स्पाई हो सकते हैं। और एक होता है आपकी जो इंटरसेप्शन जो साइबर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कर रहे हैं, तो उसमें आप उनकी जो है ना कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करेंगे, रियल टाइम इंटरसेप्शन जो होती हैं, डेटा उनके जो है कंप्यूटर्स को हैक करके उनका डाटा लेना या उनकी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस, ठीक है, इन सब से भी आप उनकी सर्वेलेंस या इंटेलिजेंस ऑपरेशन इसको भी कह सकते हैं। assist the developing and evaluating the counter course of action। क्या आप फिर काउंटर कोर्स भी बनाते हैं कि आप इसको हमने काउंटर किस तरह करना है ये जो सिचुएशन हमारे पास अराइज हो। Tradecraft is a term used within the intelligence community to describe the method, practices and techniques used in spying and underground investigation। ठीक है, ट्रेड क्राफ्ट की टर्म यूज होती है उसके अंदर के जो आप जो मेथड और प्रैक्टिसेस यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्पाइंग। Strategic or national intelligence is information about foreign nations that is collected by the governmental agencies. Strategic intelligence commonly encompasses national security, political, economic, social trends in the target nation। जो आपकी इंटेलिजेंस राइवल को जो चेक कर रही होती है इंफॉर्मेशन, वो फिर उसकी इकोनॉमी को भी देखती है, पॉलिटिकल उसमें भी देखती है कि अपराइजिंग कोई होने वाली है कि नहीं, पॉलिटिकल क्या सिनेरियो है, ठीक है, फिर सोशल ट्रेंड्स क्या है, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट। Military intelligence is produced by specially trained military and civilian analysts and usually includes the strength, weapon technology, and estimated military capabilities of actual and potential enemies। ठीक है, कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है उसका तो उससे फोकस क्या होता है, मिलिट्री होती है कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज कितनी है, न्यूक्लियर पावर है नहीं, मिसाइल्स कितने हैं, एयरक्राफ्ट्स कितने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ये मिलिट्री ऑपरेशंस। और सिविलियंस में फिर आप फर्दर भी पॉलिटिकली भी उसको
चेक करते हैं कि पॉलिटिक्स में उनके क्या हो। इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस इज इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय अ बिजनेस फर्म कंसर्निंग द राइवल्स इन द मार्केट प्लेस। ठीक है जी, ये इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के जो कंपेन की स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करती है। और काउंटर इंटेलिजेंस क्या होती है कि काउंटर इंटेलिजेंस का काम होता है कि उनकी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं कि वो जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको हम काउंटर करें। कि जिस तरह से वो अगर इंटरसेप्ट करना चाह रहे हैं कोई कॉल, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि कॉल्स हमारी इंटरसेप्ट ना हो। दिस इज कॉल्ड काउंटर इंटेलिजेंस। सिग्नल्स इंटेलिजेंस को थोड़ा एक्सप्लेन। सिग्नल्स इंटेलिजेंस जी ये इंटरसेप्शन की ही फॉर्म में आता है, क्योंकि सिग्नल्स के थ्रू क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो होती है वो ट्रेवल कर रही होती है, तो उसको इंटरसेप्ट करके वो ये देखते हैं कि आपका फलां जो हेड ऑफ द ब्रिगेड है या हेड ऑफ द जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेवल किधर कर रहा है, आपके आपके असला कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो सारी कम्युनिकेशन को जो है वो इंटरसेप्ट किया जाता है उन सिग्नल्स के थ्रू। और फिर उन सिग्नल्स उस इंफॉर्मेशन को कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि डिसाइफर भी नहीं हो पाती। उसके अंदर ऐसे कोड नेम्स होते हैं कि आपको वो मतलब ना यूं टूटी टूटी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको नहीं समझ लग रही होती फिर भी कि क्या होने वाला है। ठीक है, कभी कभार ऐसे नहीं होगा कि वो आपको पूरी स्टोरी बता देंगे उस एक ही कम्युनिकेशन। लेकिन आप क्या करते हैं, आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं और फिर डिसाइफर करते हैं, अंडरस्टैंड करने एनालिसिस करते हैं, वो जो आपके एनालिस्ट बैठे होते हैं कि क्या होने वाला है और क्या कंस्पायर हो रहा है। एआई इज बीइंग यूज्ड एज स्पाई इन साइबर कॉन्टेक्स्ट। जी एआई तो अब काफी ज्यादा हो चुकी है। अच्छा जी, इसमें क्या होती है, आपकी थ्री कैटेगरीज हो सकती हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, उसमें क्या होगा, एस्पियनाज होगा, स्पाइंग होगी। ठीक है, और ये लोग जो होते हैं वो उसमें वेयर एज अदर फॉर्म्स ऑफ क्लैंडेस्टिन कलेक्शन ऑफन प्रोवाइड अ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है सीक्रेटिव। ठीक, especially data of technical nature, human intelligence is essential for uncovering the thinking। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्योंकि ह्यूमंस आर वेरी स्मार्ट, तो वो जब उस नेटवर्क में रहते हैं तो उनके इमोशंस, उनकी जो है ना आइडियाज, आइडियोलॉजीज, उन सबको जो है वो अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जो है ना, जो उनके कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसको इंटरसेप्ट करेंगे। रेडियो ट्रांसमिशंस जो होंगी, टेलीफोन लाइन होंगी, उनको टैप करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे ताकि उनकी कम्युनिकेशन को सुना जा सके। और फोटोग्राफिक इंटेलिजेंस ये होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि स्पाई जो है वो तस्वीरें भी खींच एक बिल्डिंग का क्या नक्शा है। फिर इस तरह से आजकल तो सैटेलाइट सिस्टम आ गए, उसमें आप देखते हैं कि वो जब भी कोई अटैक करने वाले होते हैं तो वो सैटेलाइट से पूरा उसको मॉनिटर करते हैं कि क्या कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, कौन सी गाड़ियां जा रही हैं, कितने लोग वहां पे रहते हैं। जो उसामा बिन लादेन का जो पूरा उन्होंने जो इधर एबटाबाद में ऑपरेशन किया, तो उसकी सारी सैटेलाइट इमेजेस, उसके अलावा उन्होंने कैमराज इंस्टॉल किए दरख्तों के ऊपर जिनसे अंदर नजर आता हो। इवन उन्होंने उसको आइडेंटिफाई, आज तक कोई तस्वीर उसकी सामने नहीं है और किसी भी तस्वीर में वो या किसी वीडियो में वो नजर नहीं आता था, किसी ने उसको देखा नहीं था। लेकिन एक बंदा वहां पे, उसकी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखें, मेरे ख्याल से बीबीसी की आई गेस, वो अभी रिसेंटली एक आई है, तो उसमें सॉरी नेटफ्लिक्स पे आई। उसमें क्या है कि जी उसने उनके उसका जो साया जो है, उनका जो शेडो है, उस शेडो की लेंथ से और जो मून की लोकेशन है, क्योंकि वो रात के वक्त वॉक करता था, उससे आइडेंटिफाई किया कि इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है। और उस हाइट को फिर जो है वो उनका एक अंदाजा था कि यही हाइट है जो उसामा बिन लादेन की है। तो दीज आर काइंड ऑफ फोटोग्राफिक इंटेलिजेंसेस विच आर कलेक्टेड थ्रू एयरक्राफ्ट, थ्रू कैमराज और थ्रू यू कैन से सैटेलाइट्स एटसेट्रा। जी उसामा बिन लादेन के ऊपर है वो, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्री का नाम है, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आ जाएगी, अभी रिसेंटली आई। अच्छा जी, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज रिक्वायर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। गुड इंटेलिजेंस इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेनी सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड कलेक्शन एंड प्रोसेस। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि टूटी टूटी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो बड़ी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की जरूरत होती है कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि जी एक आर्म्स की कंसाइनमेंट आ रही है, और दूसरी तरफ एक इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि ग्रुप जो है ना वो प्लान कर रहा है कि हम इस तरह करना चाहिए, लेकिन कोई पता नहीं है कि उनके पास आर्म्स कहाँ से आएंगे और जो है ना पैसा कहाँ से आएगा।
लेकिन जब आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये आर्म्स इनके लिए आ रहे हैं और ये इनको यूज करेंगे और फिर ये कमिट करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और गुड एवेल्युएशन, अब क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस की क्या चीजें होती हैं जिनको कलेक्ट करना चाहिए जी। ही इज नॉट अलाइव जी, उनके मुताबिक तो यही है कि हमने ऑपरेशन में मार दिया जी। मैन हंट, बिल्कुल, अमेरिकन मैन हंट, उसामा बिन लादेन, ये जो है वो नाम है डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप देखें, बड़ी जो है वो जबरदस्त और अच्छी इंफॉर्मेटिव किस्म की डॉक्यूमेंट्री। अच्छा जी, अब इसमें प्रिंसिपल्स क्या हैं कि आपने उसकी इवेल्युएशन कितने अच्छे से करें और डिसेमिनेट कितनी अच्छी सी। अब मेरा स्पाई वहां पे बैठा है, मुझे इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा, पहुंचा ही नहीं पा रहा, या वो समझ ही नहीं पा रहा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होगी, तो मुझे उसकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा। The intelligence officer enables effective use of intelligence through the command. As the principal disseminator of the intelligence officer ensures that the full implication of the intelligence understood, कि वो जो इंटेलिजेंस डिसेमिनेट के पहुंचा रहा है वो इस फॉर्म में पहुंचाए कि वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड भी की जा सके। ये ना हो कि वो इस तरह के कोड्स में ही पहुंचा दे जिस तरह उसने सुनी है और ना उसको पता है उसका, ना हमें पता है उसका कि क्या होने वाला है। To do this, the intelligence officer must be a full and continuous participant of the planning process. इंटेलिजेंस मस्ट बी टेलर्ड एंड टाइमली, ठीक है। इंटेलिजेंस टाइमली भी होनी चाहिए और वो टेलर्ड होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए उस फॉर्मेट में होनी चाहिए, और टाइमली होनी चाहिए ना। अब धमाके के बाद इंटेलिजेंस हमें मिल रही है कि जी धमाका होने वाला है, तो उसका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। द इंटेलिजेंस मस्ट बी टेलर्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, प्रोवाइडेड इन अ यूजफुल फॉर्मेट एंड रिसीव्ड इन अ टाइमली इफेक्ट द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोसेस, टू अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, ताकि डिसीजन लिया जा सके उसके ऊपर, इसलिए वो टाइमली होना जरूरी। डिलीवरी ऑफ द राइट इंटेलिजेंस, नॉट सिंपली डेटा एंड इंफॉर्मेशन। राइट इंटेलिजेंस और राइट मतलब डिसाइफर करके आपने डिलीवर करना है कि क्या एक्चुअल जो है ना इशू है, प्रॉब्लम है। सिंपल डेटा से कोई फायदा नहीं हो। यूटिलाइजेशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ द इंटेलिजेंस साइकिल, कि इंटेलिजेंस का सारा पर्पस ये है कि उसको यूटिलाइज किया जा सके। उसकी खुद इनहेरेंट वैल्यू कोई नहीं है कि फलां लीडर फलां से मिला है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मिले, वो 10 दफा मिले, लेकिन वो क्यों मिला है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट। क्या उससे हमें कोई थ्रेट है, क्या वो कोई ऐसा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं जिससे हम इफेक्ट होने वाले हैं। इस चीज को डिसाइफर करने का नाम इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब आगे जी डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन, जैसे इसके नाम से वाजे है, तो डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, आपके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है या आपके उन डेटाबेसेस जो फिजिकल डेटाबेसेस होते हैं उनसे भी रिलेटेड है, कि जिसमें आप जो है वो जाके जो है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और वो चाहे मैनुअल फाइल्स हो और चाहे वो कंप्यूटर बेस। आजकल के ज़माने में तो जाहिर सी बात है वो बड़ा इजी है कंप्यूटर फाइल्स के थ्रू, लेकिन पुराने ज़माने में भी आपका या जिस तरह जो अगर कोई ज़मीनी तनाज़े का मामला है तो उसमें जाहिर सी बात है आप जो मैनुअल रिकॉर्ड्स होंगे उनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। A database is a collection of data or information which is represented in the form of files or collection of files. Database होती क्या है कि बेसिकली उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है और डेटा होता है बहुत ज्यादा, जो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। वो फाइल्स मैनुअल भी हो सकती हैं और कंप्यूटराइज। रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस कैन बी डन with a set of queries. A forensic investigation needs to be done on the databases. जो मेनली ये चीज फोकस कर रही है ना वो कंप्यूटर डेटाबेसेस और इंटरनेट बेस्ड डेटाबेसेस के ऊपर फोकस कर रही है कि उसको हम फोरेंसिकली कैसे उसमें से डेटा निकाल सकते हैं। बिकॉज अ डेटाबेस हैज सेंसिटिव डेटा वेयर देयर इज हाई चांस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच बाय द इंट्रूडर्स टू गेट दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बड़ी सिक्योर्ड होती हैं और उसमें वल्नरेबल होती हैं अगर वो कोई हैकर या कोई जो इंट्रूडर है उसमें डेटा निकाल। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली बिलोंग्स टू कंप्यूटर एंड डेटाबेसेस. Computer technology is the major integral part of the everyday human life, and it is growing rapidly as are computer crimes such as financial fraud, unauthorized intrusion, identity theft, intellectual theft, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर से रिलेट करें तो ये सारी आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन से आप साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसा आप देखते हैं कि आपका मोबाइल का यूज आजकल इतना ज्यादा है कि आपकी पूरी लाइफ, अगर आपको मोबाइल की पूरी एक्सेस और सारा डेटा निकाल लें और उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लें तो आपकी पूरी लाइफ को वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या
फ्यूचर है, मतलब सोच रखते हैं, क्या आपका पास्ट है, और सब कुछ आपके एम्स ऑब्जेक्टिव्स आप, ठीक है, वो सब कुछ आइडेंटिफाई हो सकता है। For special agents and intelligence analysts, finding specific pieces of missing information is an investigation can be very complicated भी हो सकती है इनके लिए. The process involves searching through hundreds of databases with individual passwords, manually compiling information from each source, and then trying to sift through the collected information from the missing link. ठीक है, अब एक तस्वीर आपने ढूंढनी है कि इस बंदे ने उस क्राइम सीन की तस्वीर ली है कि नहीं, या कोई वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है और उसमें वो कहती है कि जी इन अप्रोप्रिएट उसने पिक्चर्स हैं, और वो 10,000 पिक्चर्स हैं. अब आप कोई क्वेरी रन करके, आजकल तो फेशियल रिकग्निशन वाला मेथड एक तरह से आ गया, उसमें शायद आप रन कर सकें. अदरवाइज अगर उसमें वो उसकी 10,000 पिक्चर्स हैं तो आपको उसको मैनुअली रन करके देखना पड़ेगा कि क्या वो पिक्चर मौजूद है या नहीं है. ठीक है, और फिर देयर कैन बी मैनी मल्टीपल पासवर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, कि आप जो है उसको फिर ब्रेक करेंगे डेटा को, और फिर उसके अंदर वॉल्ट्स हो सकते हैं, हिडन जो है वो हो सकते हैं कुछ चीजें जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इज लाइक ट्राइंग to find a needle in the haystack. Recently, the FBI deployed a new tool which encompasses the Bureau's most used databases while providing a single source search capability that pulls information directly from hundreds of databases and datasets called Data Integration Visualization System. FBI ने अभी recently ये एक सिस्टम, एक इंटरफेस जो है वो लॉन्च किया है, जिसके साथ उसने मल्टीपल डेटाबेसेस को कनेक्ट कर दिया है. जैसा हमारे पास अगर एक एक डेटाबेस बन जाए जिसमें नादरा भी हो, इस्लामाबाद पुलिस से लेके तमाम पुलिस डिपार्टमेंट्स का डेटा हो, एन नैब का डाटा हो, FIA का डाटा हो, और आप एक सर्च करें बंदे का नाम और उसकी पूरी हिस्ट्री निकले, तो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल. तो FBI ने ये सॉफ्टवेयर एक डेवलप कर दिया इंटरफेस, जो कि तमाम डेटाबेस एक सिंगल सोर्स कनेक्टेड है, और आपकी एक सर्च से आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है. DIVS provides the capability to search some of the most used databases, accessing hundreds and millions of documents, all for one. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन के, कि चूंकि वो बड़ा क्रिटिकल डेटा होता है तो उसको डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर एंड स्टोरेज मस्ट नॉट बी ऑल्टर्ड और चेंज. उसको कहा जाता है इस डेटा को कि ये फ्रेजाइल डेटा है, बहुत ज्यादा. फ्रेजाइल से मुराद ये कि लॉस्ट बहुत इजीली हो सकता है, जैसा कंप्यूटर का डेटा जो डिलीट बहुत इजीली हो सकता है. इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इट मस्ट नॉट बी ऑल्टर्ड और चेंज, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, वरना कोर्ट भी उसको एडमिसिबल एविडेंस तस्वर नहीं करती अगर उसके अंदर कोई चेंजेस या ऑल्टरेशन आ जाए. ऑन द अदर हैंड इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लोग इस इन्फो को यूज करके फ्रॉड भी करते हैं. जी जाहिर सी बात है, एवरी ब्लेसिंग हैज अ बून इटसेल्फ. जी महक. सर डेटा अगर चेंज कर दीजिए तो कोर्ट में कैसे मतलब उन्हें कैसे पता हमने कोई डेटा कलेक्ट किया और उसमें चेंजिंग्स कर दी हैं? बेसिकली ये होता है ना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मोबाइल को कलेक्ट किया, और फिर उसके अंदर वैसे तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे ही वो कलेक्ट किया जाए ना, तो उसको उसके अंदर कोई और मैसेज भी ना आए, उसके अंदर कोई चेंजेस भी ना हो. लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मोबाइल आप कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर आप कहते हैं कि जी आज की तारीख में 5 बजे हमने ये मोबाइल कलेक्ट कर, ठीक है. और जब वो फोरेंसिक में जाता है और वो आप कहते हैं कि जी इसके कॉल लॉग्स निकाल दें, और उसके कॉल लॉग्स में ना 5 बजे के बाद अगले दिन रात को 9 बजे भी कोई कॉल रिसीव भी हुई होती है और कॉल की भी गई होती है, तो उससे ये चीज एक तरह से एक डाउट क्रिएट हो जाएगा कि ये मोबाइल जो कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन कहती है कि हमने इसको सील कर दिया था और उसके बाद जो है हमने इसको यूज नहीं किया, इसके अंदर कोई डेटा के चेंजेस नहीं किए, तो ये बात झूठी है और इसको बाद में भी यूज करते रहे, तो उससे एक प्रिजम्पशन बिल्ड होती है कि इन्होंने कोई एविडेंस उसके अंदर डाल दिया होगा या उसके अंदर कोई चेंजेस भी किए हो सकते हैं, तो वो चीज ऑथेंटिक नहीं रहती. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियो शेयर करते हैं किसी फॉर्मेट पे और फिर शेयर करने के बाद उसको दोबारा डाउनलोड करते हैं, तो उसका सारी जो फाइल का सॉफ्टवेयर है ना, या उसकी जो बेस लाइन वाली एक फाइल होती है या जो उसका एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है.
उस चेंज से ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि इसमें कोई ऑल्ट्रेशन हुई है, तो वो ये ऑल्ट्रेशंस को हमेशा डिस्करेज किया जाता है और कोर्ट्स ऑफ लॉज को एक्सेप्ट नहीं करती। डार्क वेब एविडेंस एक्सेप्टेबल इन कोर्ट, नहीं जी, डार्क वेब नीदर एक्सेसिबल इजीली और नॉट नॉर इट इज एक्सेप्टेबल बाय द कोर्ट्स। जब तक कोई लेजिटिमेट वेबसाइट या लेजिटिमेट डाटा नहीं होता तो कोर्ट्स उसको नहीं मानते। A person must be competent enough in handling the original data held on computer or storage media if it is necessary। ठीक है, जो उसके ऊपर फोरेंसिक कर रहा है या जो उसको हैंडल कर रहा है वो एक कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए, उसको पता हो कि इसके क्या जो है ना चीजें इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ताकि वो डाटा को प्रिजर्व कर सके। An audit trail or other documentation of all process applied to the computer-based electronic evidence should be created and preserved। ठीक है, एक ऑडिट ट्रेल भी क्रिएट किया जाता है, वो उसको कहते हैं, वो प्रॉपर उसमें पूरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कि इतने बजे हमने इसको एक्सेस किया, इस सॉफ्टवेयर से इसको रन किया, किस बंदे ने रन किया, वो पूरी एक ऑडिट ट्रेल उसकी रखी जाती है, डॉक्यूमेंट किया जाता है प्रोसेस को, ताकि कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोड्यूस किया जा सके जब रिक्वायर्ड। एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी शुड बी एबल टू एग्जामिन। ठीक है, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन में हाई अप्स भी हो सकते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ। A person who is responsible for the investigation must have overall responsibility of accounting that the law and principles are adhered to। जो आपके लीगल प्रिंसिपल्स हैं, लॉ, उसको आपने अडेयर किया, उसको फॉलो किया, ये जरूरी। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन लास्ट टॉपिक ये कंप्लीट करते हैं और फिर बाकी कल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन जैसे नाम से वाजे है, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, ठीक है, लाइक मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इनकी इन्वेस्टिगेशन, और ये डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ डेटा पे फोकस नहीं किया जा रहा, बाकी चीजों में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको ओवरऑल उसकी इंफॉर्मेशन उससे कनेक्ट की जाए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज इंफॉर्मेशन और डेटा ऑफ इन्वेस्टिगेटिव वैल्यू दैट इज स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, आप उस डिवाइस का फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं कि जिससे कोई डाटा ट्रांसमिट किया गया या उसके अंदर रखा गया है। ठीक है, ये डेटाबेस से ओवरलैप करेगा थोड़ा सा, लेकिन ये उस डिवाइस से रिलेट कर रहा है। सच इन एविडेंस इज एक्वायर्ड व्हेन डाटा और फिजिकल आइटम्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज ऑफन लेटेंट इन सेम सेंस एज फिंगरप्रिंट एंड डीएनए एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है ना, उसकी भी उतनी ही क्रेडिबिलिटी होती है, उतना ही ऑथेंटिक होता है जैसा फिंगरप्रिंट या डीएनए एविडेंस को ट्रीट किया जाए। कैन ट्रांसेंड बॉर्डर्स विद ईज एंड स्पीड। जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है वो इजीली ट्रांसेंड बॉर्डर्स, मतलब इंटरनेशनल, यहाँ से मैं आपने अमेरिका कुछ भेजना हो तो एक व्हाट्सएप मैसेज की बात है कि आप बड़ी ईज और स्पीड से उसको डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इज फ्रेजाइल एंड कैन बी इजीली ऑल्टर्ड, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय। ठीक, वो जो एविडेंस होता है वो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है और डैमेज भी किया जा सकता है उसको, इसलिए उसको फ्रेजाइल कहते हैं। इज समथिंग टाइम सेंसिटिव। ठीक है, बहुत सारे डाटाज ऐसे होते हैं जो कि टाइम सेंसिटिव होते हैं, कि आपने लेट सपोज व्हाट्सएप पे देखा होगा कि आपके 24 आवर्स अगर डिलीशन टाइम लगा हुआ है उस पर, तो 24 आवर्स के बाद आपकी चैट पूरी डिलीट होगा। अच्छा जी, व्हेन डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जनरल फोरेंसिक एंड प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स शुड बी अप्लाइड। ठीक है, जो फोरेंसिक के प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी इस पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि एक्शन टेकन टू सिक्योर एंड कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शुड नॉट चेंज द एविडेंस। कि जो तरीकाकार है उसको कलेक्ट करने का एविडेंस और सिक्योर करने का, वो ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाए। Persons conducting examination of electronic evidence should be trained for the purpose। जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो उसके साथ ट्रेंड और उनको पता होना चाहिए कि हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। एक्टिविटी रिलेटिंग टू सीजर, एग्जामिनेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शुड बी फुली डॉक्यूमेंटेड, प्रिजर्व्ड एंड अवेलेबल फॉर रिव्यू। ठीक है, कि वो जो पूरा प्रोसेस है कि किस तरह सीज हुआ, एग्जामिनेशन में कौन सा, जैसा मैंने बताया, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, किस टाइम से किस टाइम तक एग्जामिनेशन किया है, ठीक है, किस किस ने एग्जामिनेशन किया, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल हुआ था, वो सारा डाटा जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि वो किसी टाइम पे भी रिव्यू कर सके। ठीक, अब इसकी छोटी सी मिसाल इस तरह से है कि अगर कोई सी डेटाबेस, कोई हार्ड ड्राइव है, उस हार्ड ड्राइव के ऊपर उन्होंने कोई चीज रन करनी है, उसको सर्च करनी है ना,
तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो सॉफ्टवेयर से उसको रन करेंगे तो वो डिवाइस उस डाटा को डिलीट कर देगी या ऑल्टर कर देगी। तो वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले उसका एक मिरर इमेज बना लेते हैं। मिरर इमेज इमेज से ये मुराद है कि वो उस डिवाइस, वो जो है ना आपके पास हार्ड ड्राइव, उस हार्ड ड्राइव की हू बहू एक कॉपी बनाएंगे। ठीक है, एक और हार्ड ड्राइव में उसकी कॉपी बना लेंगे, और फिर सारा जो सॉफ्टवेयर उन्होंने रन करना है ना, वो सेकेंडरी वो जो कॉपी है उसके ऊपर रन करेंगे, ताकि प्राइमरी डेटा जो है वो लॉस ना हो। लेकिन इस सारी प्रोसेस के दरमियान वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो डाटा ओरिजिनल डिवाइस में है वही डाटा उस सेकेंडरी डिवाइस में मौजूद हो, ताकि कोई चेंजेस ना हो और एग्जैक्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन निकल सके। Precautions must be taken in the collection and preservation and examination of electronic evidence. Handling electronic evidence at the crime scene normally consists of the following steps. Recognition and identification of evidence. आप क्राइम सीन पे जाते हैं, अब आपको पता है कि जी ये मोबाइल पड़ा हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, आप उसको कलेक्ट करेंगे। ये एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसको आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, तो उसकी जो डीवीआर होती है, जो वीडियो रिकॉर्डर होता है उसका, उसको कलेक्ट करेंगे कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। उसके अलावा कोई इस तरह की कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम करेंगे कि उसको क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट करेंगे, हमने फला फला चीज जगह से ये चीज उठाई है। ठीक है, उसमें विटनेसेस भी डालेंगे और विटनेसेस उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि बाकी मेरी मौजूदगी में ये चीज यहाँ से उठाई गई। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, वो कलेक्ट करेंगे और उसको प्रिजर्व कर लेंगे, उसको सील कर देंगे ताकि उसके अंदर कोई चेंजेस या टेम्परिंग ना हो सके। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एविडेंस, ठीक है, उसको पैकेज करेंगे और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे जो कंसर्न लेबोरेटरी है जहाँ पे उसका फोरेंसिक एनालिसिस होना। Electronic evidence can be found in many of the new types, ठीक है, अवेलेबल ऑन कंज्यूमर टुडे। इंटरनली अटैच कंप्यूटर हार्ड ड्राइव वगैरह जो होती हैं उसमें हो सकता है। डिवाइसेस देमसेल्फ और इंफॉर्मेशन दे कंटेन एज अ डिजिटल एविडेंस। तो ये सारी चीज़ों की फॉर्म में जो है वो एविडेंस आपका अवेलेबल हो सकता है। मेमोरी कार्ड भी हो सकता है जी। जो भी इलेक्ट्रिक वो होता है जिसमें सिर्फ जो बिजली से चल रही होती है चीज। इलेक्ट्रॉनिक वो होता है जिसके अंदर ये आपकी ना मदरबोर्ड्स और डायोड्स कोई लगे होते हैं, जिसमें स्टोरेज डिवाइस के तौर पे भी वो काम कर रही होती है चीज, जैसे आपके मोबाइल फोन्स और आजकल के जो एंड्रॉयड टीवीज हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर भी हो जाता है, वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। लेकिन अगर सिर्फ वो एक डिस्प्ले जैसा मॉनिटर्स होते थे, उसके अंदर अपनी कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होती थी, तो वो फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं गा सकता, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं कह सकते, वो फिर एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अच्छा जी, टाइम जो है वो भी लेक्चर का कंप्लीट हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कंप्लीट हो गया। कोशिश कीजिएगा कि कल ये फोरेंसिक एविडेंस आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो देख के आए, और फिर इसके बाद जो है आगे इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हम देखेंगे। जी फियाज, जो फैज। सुप्रीम द लैंड रिलेटेड बात कर रहे थे, तो सर आर्टिकल 13B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेल्फ इंक्रिमिनेशन के रिलेटेड है कि नो वन विल बी फोर्स्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जी सर जो ये डीएनए करते हैं विदाउट द परमिशन, तो सर ये भी तो फोर्स्ड किया जाता है एज टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाता? अच्छा, इसको जो है ना बहुत ज्यादा कोर्ट्स ने जो है इंटरप्रेट किया है, क्योंकि इसके अंदर फिर आगे लेजिस्लेशन होती रही। ठीक है, उसमें दो कैटेगरीज ऑफ डीएनए कलेक्शन हो सकती हैं। एक तो है कि सिविल नेचर्स में अक्सर होता है कि वो क्लेम कर देते हैं कि मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है। ठीक है, तो सिविल में तो उन्होंने ये चीज जो आप वाला प्रिंसिपल है वो सेटल कर दिया है कि विदाउट परमिशन ऑफ बोथ पार्टीज डीएनए एविडेंस नहीं हो सकता। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जो अक्यूज होता है ना, उसको तमाम राइट्स अवेलेबल नहीं होते। बात आपकी बिल्कुल ठीक है सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली, लेकिन उसको एक तरह से वो उसकी फेवर में भी बहुत ज्यादा यूज होता है अक्सर, कि डीएनए एविडेंस जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है टू आइडेंटिफाई कि वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। ठीक है, हमारी कोर्ट्स ने जो ये चीज सेटल की है कि बहुत सारे रेप केसेस के अंदर जो असेलेंट है उसकी आइडेंटिटी के लिए डीएनए एविडेंस एक गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे यूज होता है, कि अगर तो वो मैच हो गया है तो फिर तो जाहिर सी बात है वो उसके अगेंस्ट भी यूज होगा। लेकिन अगर वो मैच नहीं हुआ तो उसको उसकी इतनी ज्यादा फेवर मिलती है
कि ऑल टुगेदर आपके केस में बाकी एविडेंस भी हो तो वो उसको ओवरऑल डेडली इफेक्ट करता है। ठीक है, ऑल टुगेदर शायद खत्म ना कर सकता हो अगर अदर एविडेंस है, लेकिन उसको उसकी फेवर में भी बहुत ज्यादा जगह वो चीज यूज होती है। तो कोर्ट सर और लॉ ने उसको इंटरप्रेट ऐसे किया है कि इट इज नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेशन बट अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इज मैंडेटरी। यस सर। सर इफ आई मे आस्क कि अगर आपके पास पाकिस्तानी कोर्ट्स की या कॉमन लॉ रिलेटेड जो कोर्ट्स हैं उनकी साइटेशन हो किसी भी केस की, देन सर कैन आई हैव इट प्लीज? जी, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ जजमेंट्स डीएनए से रिलेटेड जो हैं वो शेयर कर दूंगा। ये थैंक यू सर। स्लाइड्स भी मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के सर अंदर। काइंडली आप वो ग्रुप में ही शेयर कर दीजिएगा, हम भी देख लेंगे। हाँ जी, मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़ ओके लीजिएगा। उसमें वो कोई ऐसी अच्छी मतलब आपको चीजें मिल जाएंगी जो कि डीएनए से रिलेट करती होंगी। शायद सब चीजें आपसे रेलेवेंट ना हो, लीगल होंगी, लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो। ओके सर, चलें जी, थैंक यू। अभी सर क्लास ये जो थर्ड सेक्शन वाली भी स्लाइड्स को शेयर कर दें। जी सर ये थर्ड सेक्शन वाली स्लाइड्स भी शेयर जी कर। जी मैं अभी भेज दूंगा आपको। थैंक यू सर। अपना ख्याल रखें जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज़।